नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज आपको भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज हम बात करेंगे आज की पहली बड़ी खबर की, और पहली बड़ी खबर है, आपको बताएंगे कि चैंपियन इंडिया का शोर, पाक ट्रॉफी चोर। बात करेंगे हम कि आखिर पाकिस्तान क्यों और कैसे भारत की जीती हुई ट्रॉफी लेकर भाग गया है। कौन है वो ट्रॉफी चोर जो पाकिस्तान की टीम के हारने पर, भारत की टीम के जीतने पर ट्रॉफी लेकर फरार हो गया है। उस ट्रॉफी चोर से भी आपको मिलवाएंगे और हुआ क्या मैदान में, ग्राउंड पर क्या हुआ, मैच जीतने के बाद सारा तमाशा वो आपको बताऊंगा। पाकिस्तानी फैंस इंतजार कर रहे थे उनकी टीम जीतेगी, ग्राउंड पर तमाशा कर रहे थे मैच के दौरान, हारने के बाद क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं ये भी आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर, नकल की फिराक में फंसे पाक कप्तान। दरअसल हुआ यूं कि भारतीय कप्तान ने जो मैच में जीती हुई प्राइज मनी है वो ऑपरेशन सिंदूर को डोनेट कर दी। तो पाकिस्तानी कप्तान ने कहा कि वो भी मैच में जीते हुए पैसे अपनी जो देश में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लोग मारे गए उन्हें डोनेट करेंगे। ये कहकर फंस गए क्योंकि पाकिस्तान में तो आतंकी ही मारे गए हैं। बताएंगे पूरी खबर। अगली बड़ी खबर, तौकीर की संपत्ति पर अब चलेगा बुलडोजर। योगी का एक्शन हो रहा है, आपको बताऊंगा। तौकीर के करीबियों की 150 करोड़ की संपत्ति पर एक्शन हो गया है। साथ ही तौकीर ने कौन सी बड़ी साजिश रची थी, यूपी पुलिस की एफआईआर में खुलासा हुआ है, आपको बताऊंगा। और तौकीर का राइट हैंड नदीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कहां से पकड़ा गया और कौन से राज उगल रहा है, इस पर बात करेंगे। अगली बड़ी खबर, जेल में डर्टी बाबा की काली रात। आपको बताऊंगा कि बाबा पकड़ा जा चुका है, जेल में है, पुलिस लगातार उससे कौन से राज उगलवा रही है। साथ ही जेल में बाबा डिमांड कर रहा है, कह रहा है मुझे फ्रूट्स यानी फल लाकर दो। कैसे कटी रात आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर और आखिर में बात करेंगे, मुनीर के खिलाफ हो गया है विद्रोह। आपको लिए चलूंगा पाक अधिकृत कश्मीर, जहां पाकिस्तानी सेना गोली चला रही है तो प्रदर्शनकारी भी गोली चला रहे हैं। मुनीर के खिलाफ पीओके में क्यों बगावत हो गई है आपको बताऊंगा। इन तमाम खबरों पर बात करेंगे। आइए शुरू करें, उससे पहले हेडलाइंस। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में सड़क पर बनाई आई लव मोहम्मद की रंगोली, मुसलमानों ने किया विरोध प्रदर्शन तो पुलिस ने बरसाई लाठियां। बरेली बवाल मामले में मौलाना पर एफआईआर में बड़ा खुलासा, तौकीर पर पुलिस वालों की हत्या कराने की साजिश का आरोप। मौलाना के करीबियों के ठिकाने सील कर नदीम समेत अब तक 56 गिरफ्तार। हरियाणा के पानीपत में होमवर्क नहीं करने पर बच्चे को उल्टा लटका दिया, शिक्षा विभाग ने स्कूल को सील कर आरोपी प्रिंसिपल और ड्राइवर को किया गिरफ्तार। असम में 6 आदिवासी समुदाय के हजारों लोग फिर सड़कों पर उतरे, अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग को लेकर निकाला मशाल जुलूस। दिल्ली में शोषण के आरोपी चैतन्यानंद ने जेल में पहले ही दिन खाने के लिए मांगा फल, पुलिस का दावा जांच में सहयोग नहीं कर रहा है बाबा। वाराणसी में पूर्व ओलंपियन मोहम्मद शाहिद के घर बुलडोजर चलाने से भड़के अखिलेश, कहा नाइंसाफी की भी एक उम्र होती है। मुस्लिम शख्स के पुलिस के सामने हाथ जोड़ने का वीडियो वायरल हुआ था। बीजेपी प्रवक्ता के राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने से भड़की कांग्रेस, गृह मंत्री अमित शाह को लिखा खत। टीवी पर पिंटू महादेव ने कहा था सीने में गोली मारी जाएगी। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के नए ऑफिस का उद्घाटन किया, कहा बीजेपी कार्यालय इमारत नहीं हमारे लिए देवालय है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर होगा बीजेपी का नया ऑफिस। पीओके में पाकिस्तान फौज के खिलाफ जबरदस्त बवाल हुआ है, कई जगह पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी हुई है। सेना और पाक सरकार के खिलाफ जमकर आक्रोश। नेपाल के बाद दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में युवाओं का प्रदर्शन है, भ्रष्टाचार और पेंशन सुधार को लेकर राष्ट्रपति के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। अमेरिका के मिशिगन के चर्च में अंधाधुंध फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई, 8 घायल। गोलीबारी के बाद चर्च में आग लगाने वाला हमलावर ढेर। कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन घोषित किया गया, कनाडा सरकार ने कहा गैंग ने भय का माहौल बनाया। भारतीय टीम की जीत को प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा, प्रधानमंत्री मोदी के बधाई वाले ट्वीट पर पाकिस्तानी भड़के, गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने आपा खोया।
एशिया कप का फाइनल हार कर भी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ट्रॉफी लेकर फरार। बीसीसीआई ने कहा आईसीसी में करेंगे शिकायत। भारतीय टीम ने नकवी के हाथ से नहीं ली थी ट्रॉफी। भाई आपको बताऊं मैदान पर हुआ क्या, ये पूरा तमाचा क्यों और कैसे हुआ, ये आपको बताता हूं। देखिए हुआ ये कि ट्रॉफी रखी थी और पाकिस्तान के मंत्री भी खड़े थे, इधर टीम इंडिया थी। पूरा देश फाइनल में टीम इंडिया की जीत का इंतजार कर रहा था। फैन ट्रॉफी के साथ भारतीय खिलाड़ी को देखने को बेताब थे, लेकिन पाक को हराने के घंटों बाद भी भारत ने ट्रॉफी नहीं ली। दरअसल भारत ने पहले ही कहा था कि पीसीबी चीफ के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। यही पीसीबी चीफ भी हैं और यही पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। फाइनल में पाक को हराने के बाद भारतीय टीम मैदान पर खड़ी थी। जैसे ही पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी मंच पर मेडल और ट्रॉफी देने आए, टीम इंडिया ने मोहसिन के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। भारतीय खिलाड़ी मेडल या ट्रॉफी लेने स्टेज पर गए नहीं। एसीसी के कुछ अधिकारियों ने ट्रॉफी के लिए बीच का रास्ता निकाला। कहा यूएई क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष खालिद अल जरूनी ट्रॉफी दे देते हैं, लेकिन मोहसिन अड़े रहे, न प्रस्ताव को माना और न मंच से हटे। भारतीय टीम को जब ट्रॉफी नहीं दी गई तो उन्होंने अनोखा जश्न मनाया। क्या किया कि कप्तान सूर्य कुमार यादव खिलाड़ियों की ओर ऐसे बढ़े जैसे ट्रॉफी थामी हो हाथ में। ये वही पोजीशन आप देख रहे हैं, खाली हाथ को ही ट्रॉफी की तरह दिखाकर खिलाड़ी मैदान में खूब झूमे। वही पाकिस्तान के नकवी हार कर भी ट्रॉफी अपने साथ ले गए। बताया जा रहा है मोहसिन ट्रॉफी मेडल होटल के कमरे में ले गए मैदान से। सोशल मीडिया पर मोहसिन को ट्रॉफी चोर बताया जा रहा है और बीसीसीआई ने मोहसिन की हरकत को बचकाना बताया है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने ट्रॉफी मेडल लौटाने को कहा है। साथ ही नवंबर में आईसीसी की बैठक में मुद्दा उठाने का ऐलान भी किया है। मतलब पाक क्रिकेट बोर्ड के मुखिया मोहसिन की मुसीबत बढ़ने वाली है। आइए अब आपको सुनाऊं इस पूरे खेल के बाद क्या कह रहे हैं भारतीय कप्तान, बीसीसीआई क्या कह रही है और सियासतदान क्या कह रहे हैं। कंट्रोवर्सी तो नहीं बोलूंगा मैं, अगर आपने देखा होगा सही से तो ट्रॉफी तो देखी होगी आपने, लोगों ने डाला ही है फोटो, या वहां सब ट्रॉफी तो थी। बट जो असली ट्रॉफीज आप जीतते हो वो है जो लोगों का मन जीतते हो, जो प्लेयर्स है उनका भरोसा जीतते हो, जो सपोर्ट स्टाफ है जो उन्होंने भरोसा दिखाया है, जो लोग बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, वो असली ट्रॉफीज है। ये जो मिलने वाली है वो तो चलो एक सिल्वरवेयर है, बट एट द सेम टाइम जो इतने लोग काम करते हैं, इतने लोग मेहनत करते हैं ग्राउंड पे, वो असली ट्रॉफी। जो ट्रॉफी था और मेडल्स था भारतीय दल के लिए जो चैंपियन हुआ है, वो जो चेयरपर्सन है एसीसी का, उन्होंने वो अपना साथ लेके होटल लेके चला गया, तो ये बहुत खराब बात हुआ है। इसका बारे में हम लोग आईसीसी में बहुत जोरदार एक प्रोटेस्ट डालेंगे। मतलब ये तो आजाद हो गई कि जीत के नहीं लेंगे तो हमारा मंत्री चुरा के ले आएगा, ले जाओ। भारतीय क्रिकेट टीम यही तो करे कि हम इस पाकिस्तान के व्यक्ति से कप नहीं लेंगे, तो क्या एशिया कप में और दूसरा कोई पदाधिकारी नहीं है जिसके हाथों कप दिया जा सकता है? तो आपने डिसीजन लिया कि हम कप चुरा के लेके भाग जाएंगे। कि आप कोई भी मैच खेलते हैं तो पहले तो अपनी टीम को देखते हैं कि आपकी टीम किस तरह से है। आप फील्ड पे उतरते हैं तो आप अच्छी क्रिकेट खेलने को देखते हैं और फेयरलेस क्रिकेट खेलने को देखते हैं। आप सोचते हैं कि जो आपकी टीम की स्ट्रेंथ रही है, जो आपने इतने सालों से अपने टीम के लिए किया है या फिर टीम ने जो कमाया है, आप वो स्टैंडर्ड नीचा नहीं गिरना। अब देखिए जरा ट्रॉफी ले कौन भागा। ये तस्वीर देख रहे हैं शहबाज शरीफ के साथ, जिन्हें आप बैठा देख रहे हैं, यही है मोहसिन नकवी, यही है पाकिस्तान के गृह मंत्री और यही पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चीफ भी हैं। तो आइए इनके बारे में आपको बताऊं। इनके ऊपर तमाम आरोप हैं, भ्रष्टाचार के भी आरोप शामिल हैं। कौन है ये ट्रॉफी चोर? तो ट्रॉफी लेकर भाग गए हैं इस तरह से। मोहसिन एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी के भी अध्यक्ष हैं। मोहसिन नकवी पाकिस्तान की शाहबाज सरकार में गृह मंत्री हैं। पाकिस्तानी पंजाब से अभी सांसद हैं और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। भारत विरोधी मोहसिन की हिस्ट्री शीट विवादों से भरी पड़ी है। मोहसिन पत्रकारिता, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार से यहां पहुंचे। अमेरिका में पत्रकारिता की डिग्री लेकर वहीं नौकरी करने लगे थे। नकवी ने पाक लौटकर काम को धंधे में बदला और चैनल खोला। मोहसिन नकवी भारत विरोधी हैं और अक्सर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ वसीम मुनीर के बहुत करीबी है मोहसिन। 2010 में पीएमएलएन यानी नवाज शरीफ की पार्टी से राजनीति शुरू की। 2022 में पंजाब सीएम रहते आचार संहिता का उल्लंघन किया। अस्थाई सीएम की कुर्सी पर बैठकर खूब अवैध तबादले कराए इन्होंने। मोहसिन नकवी का भ्रष्टाचार से बहुत पुराना नाता है।
2024 में पाकिस्तान के ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि नकवी को मंत्री पद के फायदों के अलावा 41 लाख अलग से मिले। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने पाकिस्तान में हंगामा खड़ा कर दिया। उसके बाद यह नकवी पर 9 अरब के धोखाधड़ी मामले में रिश्वतखोरी का भी आरोप है। यह था नकवी का तारुफ। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा भारतीय फैंस क्या कह रहे हैं इस पर। वापस ले जाओ अपना जहाज, करा दिया लैंड। उधर टीवी फोड़ना चालू कर दो। भारत माता की। उनके हिसाब से ना अभिषेक शर्मा उनके लिए खास था, लेकिन पेपर आ गया तिलक वर्मा का। खेल का साइन दिखाते हो, वो क्रिकेट मैदान पे हम छक्का मार के दिखाते हैं। बाप का डोल है, बाप का बेटा करे, बाप का डोल है, बजेगा हर जगह बजेगा। पाकिस्तान को धूल चटाया, ऑपरेशन सिंदूर किए थे, उसी तरीके से बैट से फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया गया है। हमारी सौफ का झंडा गिरा दिया। हमसे जो अकड़ाएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, आखिर में सुधर जाएगा, हिंदुस्तान में सुधर जाएगा। बदला लेना था, बदला पूरा हो गया, पूरा हो गया। पर बुमराह को रिएक्शन दिया प्लान वाला बहुत और आज भारत ने एक बार फिर सिद्ध किया हम तुमसे हर चीज में बेहतर है और हमेशा तुमको अंदर घुस के मारेंगे। लास्ट में तो बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया इनके छक्के छुड़ा दिए। आज तो मैचों में बहुत बुरी तरह से 41 साल के बाद भारत ने पाकिस्तान को जमींदोज कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पूरा भारत का डंका पूरे विश्व में आज सूर्या सेना ने बजाने का कार्य किया। कहाँ भी जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में खेलेंगे, लेकिन टॉप पे ही रहेंगे, क्योंकि हम इंडियन है। हमको गर्व है हमारी टीम पे। दूरता तिलक लगा के पूरे पाकिस्तान का नाम मिटा दिए, वन डे आउट कर दिए। पाकिस्तान वाले पटाखे फूट रहे तो बोल रहे मिसाइल गिर रहे हमारे। अब जरा देख के करो, बोलो और आएंगे मिसाइल, पटाखा फूटे। छोटी दिवाली हमारी है। 3 बार का चैलेंज कर रहे थे, तीसरी बार भी हरा दिया। और क्या चाहिए? हम हर बार पाकिस्तान को ऐसे पटक के मारेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। हिंदुस्तान हरदम सूर्य की तरह चमकता रहा है और हमारे टीम के कैप्टन सूर्य कुमार यादव हैं, उनके नेतृत्व से हम लोगों ने जीती है, आगे भी जीतेंगे। हमने हिंदुस्तान ने जिंदाबाद थे और जिंदाबाद रहेंगे। सिंदूर जारी है और ये जवाब है पहलगाम का कि तुम एक मारोगे हम 100 मारेंगे और हर बार मारेंगे। लोगों की खुशी आपने देख ली, लेकिन जवानों की खुशी देखिए जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पीटा था। जवान भी मैच देख रहे थे, भारतीय जवान सेना के। तो सेना के लिए दुगनी खुशी इसलिए थी क्योंकि वहां जंग के मैदान में सेना ने पीटा और खिलाड़ियों ने खेल के मैदान पर पीटा। पीएम मोदी ने देखिए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया इस जीत के बाद। ये पीछे आप देख रहे हैं रफाल। पीएम मोदी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर खेल के मैदान पर भी जारी है, नतीजा फिर वही है, भारत की जीत हुई है। इसके लिए हमारे क्रिकेटर्स को बहुत बहुत बधाई। मोहसिन नकवी कह रहे हैं अगर युद्ध ही आपका गौरव मापने का पैमाना है, मोहसिन नकवी पीसीबी चीफ भी है और गृहमंत्री पाकिस्तान के, तो इतिहास में पाकिस्तान के हाथों आपकी शर्मनाक हार पहले से दर्ज है। खेल में युद्ध को घसीटना हताशा को दिखाता है, यह खेल की मूल भावना का अपमान करता है। ख्वाजा आसिफ रक्षा मंत्री पाक के वो कह रहे हैं मोदी उपमहाद्वीप में क्रिकेट की संस्कृति और भावना को नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने शांति और समस्याओं के समाधान की संभावनाओं को खत्म कर दिया है। सूर्य कुमार मौजूद थे। सूर्य कुमार ने कहा अच्छा लगता है जब देश का लीडर फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करता है, यह ऐसा है जैसे वो खुद स्ट्राइक लेकर रन बना रहे हैं। पीएम मोदी के लिए कहा सूर्य कुमार ने, यह देखकर बहुत अच्छा लगा और जब सर सामने हो तो निश्चित रूप से खिलाड़ी खुलकर खेलेंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सूर्य कुमार क्या कह रहे हैं। अच्छा लगता है जब देश के लीडर खुद बैटिंग करते हैं फ्रंट फुट पे। ऐसा लग रहा था उन्होंने स्ट्राइक ली और रन बनाए, बहुत अच्छा लगा देख के। और जब सर ही आगे खड़े हैं सबके तो फिर प्लेयर्स तो खुल के खेलेंगे ही ना। अच्छा लगता है जब देश के लीडर खुद बैटिंग करते हैं फ्रंट फुट पे। ऐसा लग रहा था उन्होंने स्ट्राइक ली और रन बनाए, बहुत अच्छा लगा देख के। और जब सर ही आगे खड़े हैं सबके तो फिर प्लेयर्स तो खुल के खेलेंगे ही ना। सूर्य कुमार ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, एक और बड़ा काम किया है। क्या किया है भारतीय टीम ने?
ऑपरेशन सिंदूर से कैसे इसका ताल्लुक है? पाकिस्तान पर जीत के बाद कप्तान ने दिल भी जीता है। सूर्य कुमार यादव ने दिल छू लेने वाला फैसला किया है। एशिया कप 2025 से मिलने वाली मैच फीस दान कर दी है। मैच फीस पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और सेना के नाम की है। पाकिस्तान पर रोमांचक जीत के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि मैंने इस टूर्नामेंट की अपनी पूरी मैच फीस हमारे सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों की मदद के लिए दान करने का निर्णय लिया है। आप हमेशा मेरे ख्यालों में रहेंगे। जय हिंद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसको लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। सभी 7 मुकाबलों की मैच फीस भारतीय सेना को देना चाहते हैं। भारत ने एशिया कप में फाइनल सहित 7 मैच खेले और हर T20 मैच के लिए खिलाड़ियों को 3 लाख की मैच फीस मिलती है और इस तरह सूर्य कुमार यादव ने मैच फीस के 21 लाख रुपए दान किए हैं। सुनिए जरा, सूर्य कुमार से बात की हमारे सहयोगी ने, क्या कह रहे हैं। आप अपना मैच फीस इंडियन आर्म फोर्सेस को डेडिकेट किया है, डोनेट किया है, थॉट्स बिहाइंड दैट? नहीं, वो मेरे अचानक से आया। मैं रूम में बैठा था, ड्रेसिंग रूम में अंदर जाने के बाद, एंड आई वाज जस्ट हैविंग माय फूड। तो मैं सोच रहा था पूरा कि स्टार्ट से जो भी इवेंट्स हुए व्हेन वी स्टार्टेड दिस एशिया कप, तब से लेके अभी तक कैसा खेले, क्या क्या इवेंट्स हुए, तो मैंने सब बहुत कुछ एनालाइज किया। वो 10-15 मिनट में जब आप टेबल पे बैठ के खाना खा रहे होते हो और ज्यादा कोई बात नहीं कर रहा है अगल बगल में, तो आपके इसमें थॉट्स आते रहते हैं कि आपने क्या सोचा है, क्या करना चाहते हो आप। और ये मेरे दिमाग में बहुत पहले से चल रहा था। जब मैंने फर्स्ट डे वो गेम के बाद स्टैंड लेने के टाइम ऐसे सब बात की, उसके बाद मुझे ऐसा लगा आई थिंक मैं कुछ और भी कर सकता हूँ मेरी तरफ से, और जो जो मेरे कंट्रोल में है वो सब मैं कर सकता हूँ। और वही आया मेरे दिमाग में थॉट। लोग सब देश, जब अपना देश का होता है ना तो खून खोल जाता है। सो हाउ डू यू कंट्रोल दैट? सी, आई थिंक देयर हैज टू बी अ डिफरेंस। देयर हैज टू बी अ डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स। हमने कभी कोई भी मोमेंट पे कोई जेस्चर नहीं किया, कुछ भी हैंड मूवमेंट कुछ भी नहीं दिखाया, क्योंकि वी वांटेड टू प्ले दिस गेम विद डिग्निटी। हमको ये था कि एक अच्छा स्टेटमेंट देना है हमको बाहर बाय प्लेइंग गुड क्रिकेट, गुड ब्रांड ऑफ क्रिकेट। अच्छा क्रिकेट खेलो, रिजल्ट देखो कभी हमारे फेवर में भी जा सकता है, किसके और फेवर में भी जा सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू कम बैक टू द रूम, व्हेन यू लुक योरसेल्फ इन द मिरर, आप जब शावर ले रहे होते हो, बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहा होता है, दैट टाइम यू शुड बी हैप्पी कि भाई मैंने पूरा एफर्ट दिया और गेम खेला मैंने अच्छे से ग्राउंड पे। तो बाहर से ऐसा लगता है लोगों को कि बहुत कुछ हो रहा है, बट आज भी मैंने अपने प्लेयर्स को वही बोला कि लेट्स नॉट, आई नो द ओकेजन इज बिग, बट एट द सेम टाइम जस्ट फॉलो द गेम कि क्या चल रहा है, व्हाट द सिचुएशन इज। इमोशंस को थोड़ा साइड में रखो और अपना गेम पे फोकस करो, अच्छा गेम खेलो, एंड व्हाटएवर कम्स एट द एंड ऑफ द गेम वी विल टेक इट इन अ स्ट्राइड। सूर्य कुमार को आप सुन रहे थे। दूसरी तरफ इस वक्त सीधे लिए चलते हैं, तिलक वर्मा हैदराबाद पहुंचे हैं, जिन्होंने शानदार 69 रनों की पारी खेली और फाइनल जिताया। उनका ग्रैंड वेलकम हो रहा है। तिलक वर्मा मैच के हीरो हैं, विनर हैं, और किस तरह देखिए मीडिया कैमरों के बीच, फैंस के बीच चारों तरफ घिरे हुए हैं जब एयरपोर्ट पहुंचे। और आइए खेल के मैदान से अब आपको लिए चलते हैं कुछ और खबरों की तरफ। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको बताऊं कि तौकीर की संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा, लेकिन उससे पहले बरेली जैसी एक और तस्वीर सामने आई है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में आई लव मोहम्मद के नाम पर लाठी चल गई है। महाराष्ट्र पुलिस ने एक्शन लिया। बताऊंगा आपको ये लाठी क्यों चली, लेकिन अभी बड़ी चीज यह है कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है तौकीर के करीबियों पर। लगभग 150 करोड़ की संपत्ति पर कार्रवाई हो रही है। तस्वीर अगली दिखाऊं आपको। ये आप देख रहे हैं तौकीर के करीबी आरिफ
उनका होटल सील कर दिया है पुलिस ने। अब इसकी जांच हो रही है, जमीन की जांच हो रही है, कागजों की जांच हो रही है और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। पूरा होटल तौकीर के करीबी का सील हो चुका है। उसके अलावा तौकीर के एक और करीबी जो फरार थे नदीम के घर पर ताला है, लेकिन नदीम की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने नदीम को गिरफ्तार कर लिया। नदीम अब तक फरार चल रहे थे। और अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि कैसे नफीस पर एक्शन हो रहा है। यह भी तौकीर के करीबी है। नफीस की जो दुकानें खाली करवाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि यहां बुलडोजर चल सकता है। भारी पुलिस बल पहुंचा था। नफीस को आप देख रहे हैं और तौकीर के नजदीकी बताए जाते हैं। दुकान में जो सामान था वो सारा निकाला जा रहा है। ये जो नफीस की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नफीस वही है जिन्होंने पिछले दिनों कहा था कि कोई पोस्टर पर हाथ लगाएगा तो उसके हाथ काट दूंगा। ये तस्वीर देख रहे हैं। अरे वाले इस पुस्तकों को आप गिरानी बोलते क्या? बंदा अगर कागज हाथ काट लूंगा, बंदा अगर कागज हाथ काट लूंगा, बंदा अगर कागज हाथ काट लूंगा। यही नफीस है। इन्हीं की दुकान पर अब एक्शन शुरू हो गया है। बरेली में बवाल के बाद योगी सरकार का एक्शन जारी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब अवैध संपत्तियों पर नजर है। तौकीर के कई करीबियों पर शिकंजा कस गया है। गिरफ्तारी के बाद दंगाइयों की संपत्ति की जानकारी खंगाली जा रही है। तौकीर के करीबी की 150 करोड़ की संपत्ति सील कर दी गई है। कई होटल, दुकानें, बारात घरों को सील कर दिया गया है। अगला नंबर अब मौलाना तौकीर का है। आइए अब आपको बताऊं कितनी संपत्ति पर एक्शन शुरू हो गया है। तौकीर के लिए बड़ा झटका है। देखिए जरा, मौलाना तौकीर की अवैध संपत्तियां जब्त होंगी और तौकीर के करीबी की 150 करोड़ की संपत्ति सील हो रही। तौकीर के करीबियों के होटल और बारात घर सील हो गए हैं। कई और अवैध संपत्तियों का पता लगाया जा रहा है। मौलाना के करीबी आरिश की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई हुई है। होटल स्काईलार्क, फहम लॉन सील कर दिया गया है। फ्लोरा गार्डन, बारात घर भी सील कर दिया गया है। होटल और बारात घर का निर्माण नक्शे के अनुसार नहीं था। तौकीर के करीबी नफीस की 40 अवैध दुकानें सील कर दी गई। इससे पहले तौकीर के आईएमसी दफ्तर को भी सील किया गया। तौकीर के साथ उसके कई सहयोगियों की जानकारी जुटाई जा रही है। इसमें नफीस, नदीम, अनीस के साथ मुनीर शामिल है। आईएमसी के कई नेता पर वक्फ संपत्तियों के कब्जे का आरोप है। सुनिए जरा, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर नफीस जो है वो शख्स हैं जो कि तौकीर रजा के पहले मीडिया प्रवक्ता हुआ करते थे और उसके बाद में उनका एक अभी वीडियो वायरल हुआ था 3-4 दिन पहले, जिसमें वो कह रहे थे कि अगर हाथ लगाया गया तो हाथ काट देंगे। तो इस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ। अभी डॉक्टर जो नफीस हैं वो फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन ये जो दुकानें हैं ये डॉक्टर नफीस की दुकानें बताई जा रही हैं, ये संपत्तियां, और इनका जो किराया है वो भी डॉक्टर नफीस ही वसूलते हैं। लेकिन अब नगर निगम का कहना है कि ये इलीगल तरीके से दुकानों को बनाया गया था। अब जानकारी ये मिल रही है कि दरअसल बड़ी साजिश थी। बड़ी साजिश यानी हिंसा कराने की बड़ी साजिश थी। पहले से प्लानिंग की गई थी और प्लानिंग में पुलिस पर हमला भी शामिल था। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, तौकीर की गिरफ्तारी हुई। तौकीर को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, लेकिन तौकीर पर कई एफआईआर भी दर्ज की गई है। आपको बताऊं, तौकीर पर जो एफआईआर हुई है उस एफआईआर में क्या लिखा हुआ है। तौकीर की एफआईआर कहती है कि बरेली बवाल पर तौकीर रजा आरोपी नंबर 1 है। मौलाना तौकीर पर दर्ज एफआईआर की कॉपी में कई बड़े खुलासे हैं। एफआईआर के मुताबिक तौकीर के निशाने पर पुलिस वाले थे। दावा है तौकीर ने कहा था शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे इसके लिए पुलिस वालों की हत्या भी करनी पड़े। यह तक कहा इसके लिए प्रदर्शन में अपराधियों को बुलाया गया था। भीड़ ने पुलिस पर अवैध हथियारों से फायरिंग की। जान से मारने के मकसद से पुलिस वालों पर हमला किया। पुलिस वालों के डंडे छीने, हमला किया और बैज नोच दिए। वर्दी के बैज नोचे गए।
कांच की बोतलों में बनाए पेट्रोल बम पुलिस वालों पर फेंके गए। ये सब एफआईआर में है। हिंसा के बाद पुलिस को मौके से कई अवैध हथियार मिले। इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल पुलिस पर हमले में किया गया। एफआईआर में दावा है बरेली हिंसा सोची समझी साजिश के तहत कार्रवाई है और आईएमसी के अध्यक्ष तौकीर और साथियों ने हिंसा की साजिश रची थी। मौलाना तौकीर ने कहा था, हमें मुस्लिमों की ताकत दिखानी है। भीड़ में सिर तन से जुदा के भड़काऊ नारे लगाए जा रहे थे। बरेली में भीड़ सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी कर रही थी। नारे लगाती भीड़ ने मौलाना तौकीर की पोल खोली है। माना है कि माहौल बिगाड़ने और पुलिस वालों की हत्या की बात कही। पथराव और फायरिंग में 22 पुलिसकर्मी घायल हुए। बरेली बवाल मामले में 5 थानों में 10 केस दर्ज किए गए हैं और इन एफआईआर में 125 लोगों को नामजद किया गया। 3000 से ज्यादा अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। अब तक 56 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सुनिए इस मामले में बाकायदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की बरेली पुलिस ने। एसएसपी क्या कह रहे हैं? से बहुत विस्तृत रूप से हमारी टीम ने पूछताछ की है। इसने ये एक्सेप्ट किया है कि एक रात पहले, घटना से एक रात पहले एक अपील जारी हुई थी जिसमें नदीम खान और डॉक्टर नफीस, इन 2 लोगों के सिग्नेचर थे। वो सिग्नेचर इसके और नफीस के द्वारा ही किए गए थे, लेकिन गलत नियत से इसने 2 घंटे बाद जो लोकल आईएमसी के ग्रुप से उन पर डालना शुरू किया कि ये सिग्नेचर्स फर्जी हैं और हम लोगों के द्वारा साइन नहीं किए गए हैं और आप कल अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम यथावत रहेगा, आप अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम स्थल पे पहुंचे। तो ये ऑब्वियसली ये पॉइंट आउट करता है कि इनकी ये साजिश थी कि अगले दिन जो कार्यक्रम है जिसकी अनुमति नहीं दी गई वहाँ अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंचे और ये पूरी साजिश में शामिल थे। प्लस इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल था इस पूरी साजिश। अब देखिए तौकीर का करीबी जो फरार था नदीम, वो पकड़ा गया है, वो भी अब जेल में है। तौकीर के राइट हैंड नदीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। व्हाट्सएप कॉल पर 1500 लोगों को मौके पर बुलाया था इसने। नदीम जुमे की नमाज के बाद से ही लापता हो गया था। तौकीर के साथ प्रशासन की बातचीत नदीम के जरिए ही होती थी। पुलिस के मुताबिक नमाज पढ़कर ज्यादातर लोग घर चले गए थे, लेकिन इसके बाद नदीम ने ही 50 से ज्यादा व्हाट्सएप कॉल किए। करीब 1500 लोग वहां पर जमा हो गए। इसके बाद 4 जगहों पर उपद्रवियों ने तांडव मचाना शुरू किया। नदीम खान तौकीर की पार्टी का संस्थापक सदस्य था। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुका है नदीम। ये इनकी पार्टी थी। जुमे के दिन उसने पुलिस को भी चकमा देने की कोशिश की। पहले पुलिस को संदेश दिया, तौकीर ने अपना प्रदर्शन टाल दिया है, लेकिन शुक्रवार की सुबह यू टर्न लेते हुए उस पत्र को फर्जी बता दिया। इसके बाद तौकीर रजा वीडियो व्हाट्सएप शेयर किया उनका, तौकीर रजा का, और लोगों को भड़काया, यह आरोप है। दूसरी तरफ नदीम पर कार्रवाई हो गई है। अब उससे जुड़ी संपत्ति पर भी एक्शन की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ जोर शोर से कार्रवाई हो रही है। एक और तस्वीर मुजफ्फरनगर से आई है। रेप के आरोपी हैं, जिसके बाद पुलिस से माफी मांग रहे हैं। महाराष्ट्र लिए चलता हूं। महाराष्ट्र से जो तस्वीर सामने आई है वो देखिए जरा। महाराष्ट्र में हुआ ये बवाल, इस बात को लेकर महाराष्ट्र में जमीन पर आई लव मोहम्मद लिख दिया गया। उसके बाद इस पर हंगामा शुरू हुआ। मुस्लिम संगठनों ने, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा ये गलत है, ये पैगंबर का अपमान है, और वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें देख रहे हैं। तो पुलिस ने उसके बाद लाठीचार्ज किया है। अब आइए आपको बताऊं कि अहिल्याबाई नगर का पूरा मामला क्या है, क्या हुआ। महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में बवाल के बाद तनाव है। यहां आई लव मोहम्मद लिखी हुई रंगोली पर बवाल हुआ। दावा है कि सड़क पर आई लव मोहम्मद की रंगोली बनाई गई, जिसे देखकर स्थानीय मुस्लिम समुदाय आक्रोशित हो गया। गुस्साए मुस्लिमों की भीड़ सड़क पर प्रदर्शन करने उतरी। पैगंबर मोहम्मद के अपमान का आरोप लगाकर थाने का घेराव किया। बड़ी संख्या में पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शनकारी जमा हुए।
धार्मिक भावनाएं आहत होने पर कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे और अहिल्यानगर पुलिस ने मुस्लिमों से कहा, हम कार्रवाई कर रहे हैं, आई लव मोहम्मद की रंगोली बनाने वालों की पहचान कर रहे हैं। पुलिस ने कहा 2 लोगों पर FIR की और एक को पकड़ लिया। इसको लेकर वहां के लोगों का कहना क्या है वो आपको सुनवाते हैं। सरकार से इतनी हमारी गुजारिश है कि जिन्होंने भी ये हरकत की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उन पर एक्शन हो। किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ इस तरह से काम नहीं होना चाहिए। अहमदनगर शहर के अंदर हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करे गई नाम की, इसलिए हमने इस मोहल्ले के अंदर हमने खुद ने हमारे दुकानें निषेध के लिए बंद रखी। लेकिन भीड़ में कुछ अराजक तत्व हंगामा करने पर अड़े थे। हंगामा बढ़ने पर महाराष्ट्र पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हंगामा करने वालों पर ताबड़तोड़ तरीके से लाठीचार्ज हुआ, दौड़ा कर पीटा गया, जिसमें कई लोग सड़क पर गिर गए। पुलिस ने 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर का पुराना नाम अहमदनगर है। पिछले साल ही फडणवीस सरकार ने इसका नाम बदला था। इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र में सियासत भी तेज हो गई है। सुनिए सियासतदानों। मैं खास तौर से मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि हमें अब जब ऐसा कोई मौका आएगा, ईद मिलादुन नबी कुछ आएगी, परमिशन लेके हमें अपनी खुशी मनाना है, लेकिन अब आम दिनों में इसको लेके बंद कर दीजिए। ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से पोलराइजेशन का प्रयास लोकसभा के समय महाराष्ट्र में हुआ था, कि उसी प्रकार से कोई कुछ कर रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। सभी को अपने अपने धर्म का अवलंब करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से लोगों के बीच तनाव पैदा हो, इस प्रकार से अगर कोई करता है तो योग्य नहीं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात बाबा की। बाबा चैतन्यानंद गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन इस वक्त पुलिस के शिकंजे में हवालात में भी डिमांड कर रहा है। हवालात में बाबा कह रहा है फ्रूट चाहिए, फल। गिरफ्तारी के बाद 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। 5 दिन पुलिस पूछताछ करेगी। पुलिस लॉकअप में बाबा को रहना है, लेकिन लॉकअप में भी बाबा फल मांग रहा है। बाबा चैतन्यानंद से पुलिस जब भी सवाल पूछती है तो कहता है घबराहट हो रही है। पुलिस फिर सवाल पूछती है और वो फिर कहता है कि घबराहट हो रही है। जब सवाल जवाब का सिलसिला खत्म हो जाता है तो बाबा को भूख लगती है और वो फ्रूट्स मांगता है। पुलिस वाले उसके लिए थाने में फल मंगवाते हैं। वो लॉकअप में बैठकर खाता है और मन भर पानी पीकर सोने चला जाता है। लॉकअप में उसे चादर और कंबल दिया गया है, लेकिन लॉकअप में वो कंबल ओढ़कर घी कहां पी पाएगा। और आइए अब आपको बताऊं, लॉकअप में बाबा फल मिल चुके हैं। चैतन्यानंद 5 दिन की पुलिस हिरासत में है। उसे दिल्ली के वसंत कुंज थाने में रखा गया है। पुलिस थाने में रविवार की शाम उसने खाने में फल मांगा। पुलिस ने फल मंगाकर चैतन्यानंद को दिया है। दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों ने उससे पूछताछ की है। करीब 2 घंटे तक डीसीपी और एसीपी बाबा से सवाल करते रहे। उसने पूछताछ में पुलिस को सहयोग नहीं किया है और हर बार वो अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताता रहा है। वो बार बार यही कहता रहा है कि घबराहट हो रही है और उसने अपने आईपैड का पासवर्ड भी पुलिस को नहीं दिया है। पूछताछ के बाद उसे लॉकअप में रखा गया। रात में उसे एक चादर और एक कंबल दिया गया। लॉकअप में सीसीटीवी की मदद से भी नजर रखी जा रही उसके ऊपर। रात भर चैतन्यानंद को पुलिस लॉकअप में रखा गया। सोमवार की सुबह पुलिस उसे लेकर इंस्टीट्यूट पहुंची थी। जांच में पता चला कि फरारी के दौरान भी वो इंस्टीट्यूट की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। फरारी के दौरान चैतन्यानंद सस्ते होटल में रुकता था। सस्ते होटल यानी जहां कोई सीसीटीवी कैमरा ना हो। फरारी के दौरान होटल बुकिंग चैतन्यानंद के चेले करते थे और 40 दिनों में चैतन्यानंद ने 13 होटल बदल डाले। ज्यादातर समय साधुओं के बीच छिपा रहा है। अब पुलिस सवाल कर रही है। पुलिस लगातार सवाल पूछ रही है कि जितने आरोप लगे हैं इनकी सच्चाई क्या है। पुलिस सबूत जुटा रही है, वो सीसीटीवी के जरिए हो, वो पीड़ितों तक पहुंचना हो। पुलिस क्या सवाल कर रही है देखिए जरा इन्वेस्टिगेशन रूम में। दरअसल पुलिस पूछ रही है कि आपने छात्राओं के दस्तावेज अपने पास क्यों रखे। पुलिस सवाल कर रही है कि छात्राओं के मोबाइल फोन क्यों छीने, उन्हें घर वालों से बात क्यों नहीं करने दी, रात में छात्राओं को अपने कमरे में क्यों बुलाता था। पुलिस ने पूछा कि आप छात्राओं को अपने साथ विदेश ले जाने का ऑफर क्यों देते थे, अच्छे होटलों में रुकवाने और डिनर की पेशकश क्यों करते थे।
पुलिस ने पूछा सभी सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस आपके मोबाइल पर क्यों था, साथ ही लेडीज वॉशरूम के बाहर सीसीटीवी कैमरा आकर क्यों लगवाया गया। यह सवाल पुलिस ने किए। डीन वार्डन छात्राओं को आपके रूम में ले जाने का दबाव आकर क्यों बनाती थी। आप जो छात्राओं को मैसेज भेजते थे वो वार्डन डिलीट क्यों करवाती थी। साथ ही अब तक आपने कितने मोबाइल का इस्तेमाल किया है। ये सारे सवाल चैतन्यानंद से किए जा रहे हैं। बाबा जिनके ज्यादातर जवाब ना में दे रहा है, जवाब नहीं दे रहा है, पुलिस ये दावा कर रही है। अब आपको बताते हैं आपके लिए लाइफ का फंडा क्या है। लाइफ का फंडा में आज खास मां दुर्गा के हर रूप की एक खास कहानी और महिमा और महत्व है। माता के 7वें रूप कालरात्रि में भी जिंदगी का बहुत अहम फंडा छिपा है। मां कालरात्रि नीले रंग का वस्त्र धारण करती हैं जो दया, स्थिरता और गहराई का प्रतीक है। इसका वाहन इनका गर्दभ यानी गदा है जो कड़ी मेहनत और सहनशीलता का प्रतीक है। मां कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में तलवार है जो अंधकार और बुराई के विनाश का प्रतीक है। मौजूदा समय में शिक्षा और तकनीक तलवार की तरह है। देवी कालरात्रि के एक हाथ में लोहे का कांटा होता है जो सजग रहने और मोह माया से बचने का संकेत देता है, और मौजूदा वक्त में आलोचक लोहे के कांटे जैसे होते हैं, इसलिए आलोचना से बचने के बजाय सामना करना चाहिए। माता बाकी 2 हाथों से सुरक्षा और विजय का वरदान देती हैं। इस तरह माता के 7वें रूप का फंडा है कि जिंदगी में ताकत के साथ धैर्य और आलोचना भी जरूरी है। जब तक स्थिर होकर अपनी कमियां दूर नहीं करेंगे, कामयाबी और शांति का रास्ता नहीं मिलेगा। तो जहां से जो भी अच्छा मिल रहा है उसे जिंदगी में अपनाइए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए।